हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपाठ चले। आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी किसी भी सब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के हिस्ट्री के उस पार्ट के बारे में, इंडिया के उस ऐतिहासिक समय के बारे में जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक धब्बे की तरह है भारत के ऊपर, जिसे लेकर पार्लियामेंट में आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं और जिसे लेकर विपक्ष और पक्ष एक दूसरे को तीखा प्रहार भी करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है 1975 के इमरजेंसी के बारे में, उस इमरजेंसी के बारे में जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे इवेंट्स हुए। उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या कैसे हुआ, बैकग्राउंडर क्या क्या था, सारा कुछ हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको जितने भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगे वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। ये कहीं भी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही सोर्स यूज़ किया गया है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, चर्चा में है पार्लियामेंट में, तो उससे क्वेश्चंस भी ज़रूर हमारे बीपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों ही जगह आ सकते हैं। तो इमरजेंसी के बारे में जानना ज़रूरी है, इमरजेंसी के ऐतिहासिक कार्यकाल को जानना ज़रूरी है, इवेंट्स को जानना ज़रूरी है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सबको सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता हूं। मैंने आज तक लोकसभा में नोटा ही दिया है, केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में ऐसा कोई खास विश्वास नहीं है। किसी से भी मुझे कोई आज तक कोई अच्छा काम दिखा नहीं है अभी तक, इसलिए मैं किसी भी तरीके के पॉलिटिकल एजेंडा पे डेवलप्ड कमेंट यहाँ पर नहीं करूँगा या बायस्ड कमेंट नहीं करूँगा। जो सच है वो यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में दिखेगा आपको, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत ही जो डाटा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। मेरा पर्सनल एजेंडा या पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल डाटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं कि क्या है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा दिया गया इमरजेंसी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इमरजेंसी का जो एक कार्यकाल था वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कार्यकाल था। इसमें ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जो अगर नहीं होते तो इसे एक मतलब एक ब्लैक पीरियड के तरीके से नहीं ऑब्जर्व किया जाता। तो कहीं ना कहीं एक छाप छूट गई है एक बुरे समय की इस इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि इमरजेंसी, देखिए, इमरजेंसी कोई गलत चीज़ नहीं है। 1962 की लड़ाई में भी लगी, 65 की लड़ाई में भी लगी, 71 की लड़ाई में भी लगी। इमरजेंसी गलत चीज़ नहीं है, पर इसे एक बुरे दिन की तरह जो है हम लोग जो है फॉलो करते हैं। 1975 का स्पेशली जो इमरजेंसी हो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी था। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स दिया गया है 2025 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये आप लोग याद रखेंगे, ये बीपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में जो आप यहाँ देख रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हमारा वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर प्रेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पब्लिश की जाती हैं। आपको यहाँ पर पार्लियामेंट में हुए डिसीजंस भी मिलेंगे, आपको यहाँ कैबिनेट कमीटीज़ के डिसीजंस भी मिलेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, जितने भी आपको डिसीजंस है सारे कुछ यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा डाटा, सारा कुछ एकदम क्लियर तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इमरजेंसी के बारे में कि इसका क्या है, क्या एक्चुअल में हम लोग को इमरजेंसी के बारे में समझना है, वो आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है द इमरजेंसी ऑफ इंडिया, अ टाइमलाइन ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल एक्शंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइमलाइन ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल एक्शंस।
हम लोग लीगल एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि लीगल एक्शंस कौन कौन से लिए थे, और पॉलिटिकल एक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एक्शंस कौन कौन से लिए गए थे। देखिए, पॉलिटिकल एक्शंस में अच्छे पॉलिटिकल एक्शंस भी आपको मिलेंगे, अच्छे तो मुझे नहीं लगता है कि मिलेंगे, बुरे ही मिलेंगे। तो बुरे पॉलिटिकल एक्शंस ही हमें यहाँ देखने हैं कि क्या क्या मतलब स्टेप्स लिए गए थे उस इमरजेंसी के तहत, जिसके कारण इसे इतना बुरा वक्त बताया जाता है। ठीक है, देखिए अब बिटवीन 25 जून 1975 एंड 21 मार्च 1977, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल का इमरजेंसी था। ऑलमोस्ट 2 साल का, अगर 2 महीना हटा दिया जाए अप्रैल में, तो ऑलमोस्ट 2 साल का जो है इमरजेंसी था यहाँ पर। 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा देना, यानी आप समझ सकते हैं कि 2 साल तक सारा पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो ठप पड़ गया होगा भारत का। कोई भी पार्लियामेंट्री एक्शन नहीं, कोई भी पार्लियामेंट्री स्टेप, कोई भी पार्लियामेंट्री करिकुलम नहीं हुए होंगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव करिकुलम नहीं हुए होंगे, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव करिकुलम नहीं हुए होंगे। किसी भी तरीका का कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ होगा, कोई काम नहीं हुआ होगा। सिर्फ यहाँ पर अस्थिरता ही हुई है भारत में। इन 2 सालों में जो है वो इतनी बुरी तरीके से अस्थिरता हुई है भारत में, जिसे हम लोग आगे अभी देखेंगे कि किन किन तरीकों की जो है अस्थिरता यहाँ पर हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो बिटवीन 25 जून 1975 एंड 21 मार्च 1977, इंडिया वॉज प्लेस्ड अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी किसके तहत लगाया जाता है? नेशनल इमरजेंसी हम लगाते हैं आर्टिकल 352 के तहत। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा आर्म्ड रिविलियन। ठीक है, यहाँ पर आपको आर्म्ड रिविलियन भी मिलेगा, यहाँ पर आपको इंटरनल एग्रेशन भी मिलेगा। इंटरनल एग्रेशन शब्द हटा दिया गया है, जो कि अब आर्म्ड रिविलियन हो गया है। और आपको एक्सटर्नल थ्रेट भी मिलेगा, एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट भी मिलेगा। ये लगाया किसके तहत जाता है? ये लगाया जाता है आपका आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, इसे लगाता कौन है? इसे लगाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वार्तालाप करने के बाद ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिसीजन करने के बाद ही इमरजेंसी को जो है लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है उसके हाथ में कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगाने के पूरे पावर्स होते हैं। वो जब चाहे भारत की किसी भी जगह पे एनी प्लेस, एनी डिजायर्ड प्लेस इन इंडिया, वो भारत के किसी भी जगह पर जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। उन्हें इमरजेंसी लगाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं करने के बाद उनके सहमति के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के किसी भी प्लेस में जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब हमारा इमरजेंसी जो है वो चाहो तो आप होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में भी लग सकता है। ठीक है, और एनी सर्टेन प्लेस, या किसी एक जगह पे भी लग सकता है। ठीक है, देखिए इमरजेंसी का क्या सिस्टम है कि आप पूरे भारत में भी लगा सकते हैं, या किसी एक जगह पे भी अगर आप लगाते हैं तो उसे भी इमरजेंसी ही कहा जाएगा। ठीक है, उसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो प्रेसिडेंट्स रूल हो गया या कुछ और, नहीं, उसे भी इमरजेंसी ही कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉलिटी के एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग सिर्फ 1975 में जो इमरजेंसी आया था उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंडर दे दिया है कि आर्टिकल 352 एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि 1975 से लेकर 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी में था इंडिया। पूरे भारत में लगा था इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे, जैसे नो वन नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अबव द लॉ ऑफ द लैंड। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये स्टेटमेंट मोरारजी देसाई ने क्यों दिया था, कि प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो,
वो अबव लॉ ऑफ द लैंड नहीं होना चाहिए, वो कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। या दिस इमरजेंसी वाज द ग्रेटेस्ट असॉल्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हरीश साल्वे फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल जो थे हमारे हरीश साल्वे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इमरजेंसी वाज अ ग्रेटर असॉल्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने पहले भी कहा है वीडियो के शुरू में कि इमरजेंसी इज नॉट अ बैड थिंग। इमरजेंसी लगाया जा सकता है भारत में किन्हीं भी कारणों की वजह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने आर्म्ड रिबिलियन लिखा था, तो आर्म्ड रिबिलियन में देखिए, आर्म्ड रिबिलियन में आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग बहुत बार देखे होंगे आर्म्ड रिबिलियन, जैसे कि किसी देश की मिलिट्री कूप कर देती है। अब जैसे मान लीजिए कि मिलिट्री कूप कर दी, तो मिलिट्री कूप भी एक तरीके का आर्म्ड रिबिलियन होता है। या एनी काइंड ऑफ लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, या किसी तरीके के लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है आर्म्ड रिबिलियन किया गया, तो इन केसेस में भी जो है आपका इमरजेंसी लगाई जाती है। आपको अमृतसर गुरुद्वारा केस पता ही होगा कि वहाँ पर कैसे जो है हमला हुआ था, कैसे भिंडरावाला ने जो है हमला करवाया था वहाँ पर गुरुद्वारा में, अमृतसर के इतने पावन स्वर्ण मंदिर में जो है हमला हुआ था। तो वो भी एक तरीका का लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया आर्म्ड रिबिलियन ही था। ठीक है, तो आर्म्ड रिबिलियन का ये मतलब नहीं होता है सिर्फ कि आर्म्ड रिबिलियन बाहर आतंकवादियों द्वारा किया जा सकता है, नहीं, मिलिट्री कूप भी हो सकता है और लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी कोई आर्म्ड रिबिलियन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर हो जाता है कि इमरजेंसी, देखिए, इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन अ बैकड्रॉप ऑफ माउंटिंग पॉलिटिकल unrest and judicial developments that shook the legitimacy of the ruling leadership। देखिए, कहीं ये इमरजेंसी का जो एक पीरियड था, इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को ये बहुत ज़्यादा डर था कि यहाँ पर उनकी सरकार बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है, क्योंकि मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई वॉज द पॉसिबल थ्रेट टू डिथ्रोन हर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई बहुत बड़े थ्रेट थे जो उन्हें पॉलिटिकल, उनके प्राइम मिनिस्टर के गद्दी से ही नहीं, उनका पॉलिटिकल करियर पूरा खाने के चक्कर में थे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हम लोगों ने देखा था इमरजेंसी के टाइम में, और जुडिशियल डेवलपमेंट्स भी बहुत सारे आप लोगों ने देखे थे। इसी पीरियड में हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट भी देखा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी पीरियड में हम लोगों ने 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी देखा था, जो कहीं ना कहीं एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। उसमें इतने पॉइंट्स हैं कि मुझे भी आज तक याद नहीं है कि कितने पॉइंट्स हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट्स याद है, पर कहीं ना कहीं अब 42nd में लिए गए स्टेप्स ऐसे ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें बाद में 44th में जो है रिवर्स किया गया। जैसे पार्लियामेंट का 5 साल का टर्म बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, तो आप सोचिए कि 5 साल से 6 साल कर दिया गया, फिर उसको रिवर्स कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक समय की बर्बादी है। पार्लियामेंट में ये सारे स्टेप्स लेना कहीं ना कहीं एक समय की बर्बादी है, जिसे नहीं होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनरेस्ट के रूप में जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट के रूप में जो है हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये एक तरीका का पॉलिटिकल अनरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए, इन दी अर्ली 1970s ऑपोजिशन टू दी देन गवर्नमेंट इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट लेड। अब देखिए, उस समय में क्या था ना कि जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार के, जयप्रकाश नारायण जो थे वो प्राइम सोशलिस्ट थे भारत में। ठीक है, अगर इंडिया में किसी को सोशलिज्म का जनक कहा जाता है तो उन्हें, वो जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने ही सोशलिज्म को जो है बिहार में एक गति दी थी, या भारत में एक गति दी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की का भी स्थापना इन्होंने ही किया था। तो इनके जो है, इनके प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, धीरे धीरे वायलेंट हो रहे थे। कहाँ? बिहार, स्पेशली बिहार और गुजरात में। ये बिहार के ही रहने वाले थे, तो बिहार में कहीं बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें चल रही थी। स्टूडेंट लेड एगिटेशंस चल रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर था 1975 से लेकर 1975 में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर था। अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं था, सिर्फ जो लोग कार्यरत थे उन लोगों की नौकरियां जा रही थी। सरकार का खजाना बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था, और खाली रहेगा, सप्लाई डिमांड घटेगा बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से जो है बढ़ता है। परसेप्शंस ऑफ करप्शन फ्यूल्ड डिसअफेक्शन डिससेटिस्फैक्शन।
क्या क्या था देखिए। उस समय स्टूडेंट लेड एगिटेशंस चल रहे थे। स्टूडेंट लेड एगिटेशंस तो जयप्रकाश नारायण जी ही चला रहे थे। बिहार और गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर था। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा, कहीं न इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट इन्फ्लेशन पहुंचने के जो है कगार पर था। डबल डिजिट इन्फ्लेशन पहुंचने के कगार पे था। करप्शन के परसेप्शन जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल कर रहे थे, जिसके कारण जो है पूरे भारत में जो है एक तरीका का एक अनरेस्ट पैदा हो गया था। ठीक है, एक तरीके के अनरेस्ट को हम लोग देख पा रहे थे। अब जब 22 जून को देखिए, अब यहाँ पर है ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आपको नाम जो है इनका याद रखना है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा नाम याद रखना है आपको। of the Allahabad High Court ruled that the then Prime Minister Indira Gandhi has misused government machinery in her 1971 Lok Sabha election campaign। ठीक है, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि किसी भी तरीके के पॉलिटिकल मिसयूज में जो है इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन रिग कर रहे हैं या अपने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज कर रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन के कैंपेन को इंटेंसिफाई करने के लिए, तो सीधा सा बात है, अगर कोई आदमी पीआईएल डाल देता है या इलेक्शन कमीशन के रिव्यू आ जाते हैं हाई कोर्ट में, तो सीधे सीधे इलेक्शन जो है कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता ये है, द कोर्ट फाउंड हर गिल्टी। ठीक है, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी है। 1950 के ज़्यादा प्रोविजंस अब नहीं चलते हैं, इसलिए 1951 के प्रोविजंस के अनुसार इंदिरा गांधी को जो है गिल्टी पाया गया एंड डिसक्वालिफाइड हर फ्रॉम होल्डिंग एनी इलेक्शन ऑफिस फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल के लिए। देखिए, ये जो है आरपीए 1951 में जो है प्रोविज़न है कि अगर आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज़ में या किसी भी तरीके के मिसयूज़ में पाए जाते हैं या आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं, मैं सिविलियन चार्जेस के बारे में, सिविलियन केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रिमिनल चार्जेस के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज में पकड़े जाते हैं या इलेक्शन को रिग करने के काम में पकड़े जाते हैं या आपके ऊपर आपके कार्यकाल के दौरान अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है वहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए। अब अगले 6 साल आप कहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसीलिए जब राहुल गांधी के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी के ऊपर जब डिफेमेशन का एक केस लगा हुआ था, उस डिफेमेशन के केस का जब फैसला हुआ, तो फैसले में हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं और अगले 6 साल के लिए वो कहीं से भी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बाद में उसे रिवर्स कर दिया गया उस फैसले को, उन्हें दोषी नहीं पाया गया, तो बाद में जो वो क्वालिफाइड थे अपॉइंटमेंट के लिए, उनके क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। पर उसके पहले जब डिसीजन दिया गया था, तो यही डिसीजन दिया गया था कि 6 साल के लिए जो है उन्हें जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है, अब इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए तो इलेक्शन लड़ने से कैंसिल कर दिया गया। ये फाइल किसने किया था केस? अब याद रखेंगे आप लोग, राजनारायण। ये देखिए, ये केस जो है पॉलिटी के सिलेबस में बहुत मायने रखता है। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। इस केस को मैं अलग से कवर करूंगा आपको। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी के सिलेबस को कंप्लीट करने में। दिस केस हैज़ बीन फाइल्ड बाय राजनारायण, द सोशलिस्ट लीडर हु हैज़ लॉस्ट टू मिस गांधी इन दी रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में ये जो है हार गए थे इंदिरा गांधी से। ठीक है, अब हारने के कारण इन्होंने जो है इलेक्शन के डिसीजन को जो है चैलेंज किया, जो कि पॉलिटिकली एकदम वायबल है कि अगर आप कहीं हार रहे हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन रिग हुआ होगा या कहीं ना कहीं इलेक्शन मशीनरी मिसयूज हुई होगी। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टे, मिस गांधी कुड रिमेन प्राइम मिनिस्टर इन अटेंड पार्लियामेंट बट वाज बार्ड फ्रॉम वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक सीधा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टे लगा दिया।
ठीक है? कि आप जाइए, आप अटेंड करिए पार्लियामेंट में, पर आप वोट नहीं कर सकते वहाँ पर। जैसे आपके डिसीजंस होते हैं, जैसे किसी अमेंडमेंट के ऊपर फैसले हो रहे हैं तो उसमें वोटिंग लगता है, तो उस तरीके की किसी भी चीज़ में जो है वोटिंग अलाउड नहीं होगी। तो वोटिंग से भी इन्हें जो है बाहर कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है पॉलिटिकल क्राइसिस इंटेंसिफाइड होने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि इस्तीफा दीजिए, जो आज भी पार्लियामेंट में बहुत चर्चित है। ऑपरेशन सिंदूर ठीक नहीं हुआ, यहाँ राफेल गिरा, वहाँ फलाना गिरा। जब मनमोहन सिंह भी थे तो ये करप्शन है, वो करप्शन है, इस्तीफा दीजिए। आज मोदी जी हैं तो ये करप्शन है, वो करप्शन है, इस्तीफा दीजिए। पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। दिस इज अ कॉमन थिंग इन पॉलिटिक्स। वी शुड नॉट इंटरफेयर दी पॉलिटिकल एजेंडा एंड दी पॉलिटिकल मीन्स। इन पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में चलता है। पार्लियामेंट तो ये होगा, और सिर्फ ये भारत के पार्लियामेंट में नहीं होता है, अफ्रीका के पार्लियामेंट में तो डंडा माइक भी चलता है। विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गिलास, जूता, चप्पल सब चला है। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, ये चीजें चलती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे तुषार मेहता जी क्या कहते हैं। द एरा ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 77 was the darkest period in the history of post independent democracy। देखिए डार्केस्ट पीरियड, बहुत सारे ऐसे जो है पल हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि डार्केस्ट पीरियड थे। ठीक है, लेकिन हर पीरियड को तो डार्केस्ट पीरियड नहीं कहा जा सकता ना। ये है वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड कहा जा सकता है, पर इट इज नॉट द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी। इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, वैसे तो देखिए कॉमेडी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट समन कर दे रही है। इट इज ऑल्सो अ डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी। लोग कॉमेडी कर रहे हैं, बोलने का अधिकार है। अगर कोई इंसान कॉमेडी कर रहा है तो वो किसी को मैनिपुलेट थोड़ी कर रहा है। अगर मैं कल को कॉमेडी करूं और मुझसे लोग मैनिपुलेट हो जा रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं किसी को मैनिपुलेट जानबूझकर थोड़ी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग देयर वर्क। सो आई डोंट थिंक it is any kind of that type of black history, but still सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कॉमेडी करना भी बहुत गलत चीज है। इट इज अ डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडियन डेमोक्रेसी। देन ओके, we'll manage that. In those dark days when informers were around, you only spoke within hearing of others when you had to। यानी बोलना बतियाना सब मना था। बाप रे बाप, इतना कुछ था नहीं एक्चुअल में जितना इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 25 जून 1975 में द देन प्रेसिडेंट सी फखरुद्दीन अली अहमद इशूड द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352 साइटिंग थ्रेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस तो खैर अब आर्म रेबिलियन हो गया है, इसको बात अलग है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस किस तरीके की चीज थी मैंने ऊपर आपको बता दिया कि वही सारा जयप्रकाश नारायण का एक मूवमेंट चल रहा था, सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था बिहार एंड गुजरात में। अगर आप ये सोच सकते हैं कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, स्टूडेंट एजिटेशन बढ़ रहा है, तो वो एक तरीका का इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो आई डोंट थिंक दैट। ये तो हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हमें अगर देश में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आज अगर सड़क खराब है, ब्रिजें टूट रही हैं, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना हमारा एक अधिकार है। ठीक है, तो उसको थ्रेट समझकर जो है हमारे उस समय के द देन प्रेसिडेंट से फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया। किसके अंडर में? आर्टिकल 352 के अंडर में। द डिसीजन फॉलोड अ प्रेस नोट फ्रॉम द गवर्नमेंट अक्यूजिंग इंडिविजुअल्स। अब देखिए, अब यहाँ पर अक्यूजमेंट शुरू हुआ। गलती किसकी किसकी है? कौन इंटरनल थ्रेट है भैया? इतना कौन इंटरनल डिस्टर्बेंस कर रहा है? जयप्रकाश नारायण जी को सबसे पहले अरेस्ट करवाया गया ऑफ प्रोवोकिंग द पुलिस एंड आर्म फोर्सेस टू डिफाई ऑर्डर्स। इनका ये कहना है कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो है पुलिस को प्रोवोक कर दिया, आर्म फोर्सेस को प्रोवोक कर दिया टू डिफाई ऑर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब इनका ये कहना है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वो चाहते थे कि मिलिट्री और पुलिस जो है उनके ऑर्डर्स को ना माने और कूप कर दे। इनका ये कहना है, ऐसा कुछ है नहीं। जयप्रकाश नारायण जी जो है वो करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़े आवाज थे। उनको दबाया जाना ही सरकार का ये स्टेप था कि इनके आवाज को दबाओ, या नहीं तो पोल जो है
खुलेगी सरकार की। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर, यूथ को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया था, सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू किया था, जहाँ पर जो है सरकार कैसे सत्यानाश कर रही है यूथ के एक फ्यूचर्स को, उसको लेकर जो है यहाँ पर मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिसको एक तरीके से इंटरनल थ्रेट बताकर इनको अरेस्ट करवाया गया और कहा गया कि ये पुलिस को प्रोवोक कर रहे हैं और आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्डर लेने से डिफाई कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस वाज द थर्ड इमरजेंसी, ये तीसरा इमरजेंसी था भारत में। इसके पहले 62 और 71 में जो है इमरजेंसी लग चुके थे। ठीक है, उस समय में जो है 3 ग्राउंड पे जो है इमरजेंसीज लगते थे: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है वो हटा दिया गया, जो मैंने ऊपर बता दिया है आपको। फिर इस इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है हटाकर जो है आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। द एग्जीक्यूटिव एक्वायर्ड ओवरराइडिंग पावर एंड स्टेट अथॉरिटी वाज बॉट अंडर सेंट्रल कोर्ट। कहीं भी कभी भी अगर इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पर सीधा सीधा है कि होता क्या है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट के ऊपर ओवरराइडिंग पावर पा जाता है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक एग्जीक्यूटिव को जो है ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है और स्टेट अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल कंट्रोल के अंडर में जो है आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को भी सिस्टमैटिकली जो है सस्पेंडेड कर दिया गया। ठीक, कैसे सस्पेंडेड किया गया वो हम लोग जानेंगे। 27 जून 1975 को जो है आर्टिकल 358 और 359 को इन्वोक किया गया। अब देखिए, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है वो इमरजेंसी के अंडर में आता है। ठीक है, जिसमें जो है आर्टिकल 352 में हमने पढ़ा कि इमरजेंसी लगाया गया। अब 358 और 359 के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्हें जो है इन्वोक किया गया। 358 को इन्वोक करके जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया गया। इसमें आर्टिकल 19 के अंदर जो भी 6 राइट्स आते हैं उन 6 राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया। राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट ऑफ स्पीच, सब कुछ जो है यहाँ पर जो है आपको सस्पेंड कर दिया गया। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं पा सकते, एक्सप्रेशन नहीं पा सकते, असेंबली, मूवमेंट, सब कुछ यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। 359 को इन्वोक किया गया। 359 को इन्वोक करके आर्टिकल 14, 21 और 22 इन तीनों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये तीनों क्या डिफाइन करते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ठीक है, यानी आप राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ भूल जाइए, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ कीजिएगा तुरंत अरेस्ट हो जाइएगा। राइट टू लाइफ भूल जाइए, राइट टू लाइफ आपका बचा नहीं, जीने का अधिकार आपसे छीन लिया गया। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, यानी फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड, हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड आप अरेस्ट हो सकते हैं। कार्यवाही कब होगी उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी लग चुका है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन के जितने भी लॉज है वो आप पर कारगर नहीं होंगे। अगर आप जेल गए तो जेल में सड़िए आराम से, चाहे जितना दिन के लिए आप सड़ते हो आप जेल में ही सड़िएगा। ठीक है, सिटीजन्स वे आर बार्ड फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट फॉर रिड्रेस, या सिटीजन्स को जो है कोर्ट जाने से भी बार कर दिया गया। यानी अब जितने के जितने 6 रिट्स जो थे हमारे, वो 6 रिट्स क्या हुए? वो 6 रिट्स हो गए बेकार, इनका कोई मतलब नहीं रह गया। आप हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कैट्रियोलरी, क्वो वारंटो कुछ भी लगा के जो है अब आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अधिकार तो बचे नहीं। जब अधिकार ही नहीं बचे तो आप कोर्ट जाकर क्या करिएगा? ठीक है, जयप्रकाश नारायण अरेस्ट हुए, मोरारजी देसाई अरेस्ट हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड अदर अरेस्टेड अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक हो जाता है, ये ज़्यादा इसमें कोई रिलेवेंट होता नहीं है। ठीक है, नियरली 35,000 पीपुल डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल एज पर शाह कमीशन। ठीक है, शाह कमीशन के अनुसार जो है 35,000 लोग जो है जेल में गए थे अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन।
प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप समझिए, प्रिवेंटिव, इन्होंने जुर्म नहीं किया है कुछ, इन्होंने ये फ्यूचर में जुर्म करेंगे, उस जुर्म से बचने के लिए इन्हें जो है अरेस्ट करवा दिया गया। इसी के अंडर में जो है वो राजनाथ सिंह जो थे वो भी जो है जेल गए थे। जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी, जो वो बताते हैं कि उनकी माता की मृत्यु हो गई और उन्हें जेल में ही जो है दाढ़ी और बाल बनवाना पड़ा, और कांग्रेस जो है कहती है कि तानाशाह गवर्नमेंट है बीजेपी की। खैर उन सब पे मैं नहीं जाता, पर राजनाथ सिंह जी जो है वो भी उसमें थे, क्योंकि इमरजेंसी में वो भी अरेस्ट हुए थे। ठीक है, शाह कमीशन के अनुसार नियरली 35,000 पीपल वे आर डिटेन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इनको जेल में डाला गया था। ऐसा कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया गया था। जुर्म से प्रिवेंट करने के लिए उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था। अब क्या होता है यहाँ पर, प्री सेंसरशिप वॉज इम्पोज ऑन ऑल न्यूज़पेपर। ठीक है, आप किसी भी तरीके का एक्सप्लिसिट तो छोड़ ही दीजिए, मैं एक्सप्लिसिट तो यहाँ लिख नहीं सकता, सॉरी। आप किसी भी तरीके का कंटेंट, पॉलिटिकल कंटेंट, गवर्नमेंट कंटेंट आप न्यूज़पेपर में नहीं डाल सकते। प्री सेंसरशिप होगा, पहले सेंसर में जाएगा न्यूज़पेपर, उसके ऊपर थॉरोली चेकिंग होंगे कि आप क्या छाप रहे हैं न्यूज़पेपर में, आज का आपका कंटेंट क्या है न्यूज़पेपर में, वो सारा कुछ थॉरोली पढ़ने के बाद उसके बाद आपका न्यूज़पेपर छपेगा। ठीक है, यानी राइट ऑफ प्रेस गया, राइट ऑफ प्रेस भी चला गया। प्रेस के अधिकार जो कि हम लोगों का 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हरकत तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वाला है नहीं। ठीक है, प्रेस के हरकत तो है नहीं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का, पर प्रेस के राइट्स को जो है ले लिया गया। ठीक है, प्रेस के सारे राइट्स छीन लिए गए। एडिटर्स वे आर रिक्वायर्ड टू गेट गवर्नमेंट क्लियरेंस बिफोर पब्लिशिंग न्यूज़, एडिटोरियल्स एंड फोटोग्राफ्स। कुछ भी आपको छापना है, कुछ भी, अगर आपको न्यूज़ छापनी है, एडिटोरियल छापना है, फोटोग्राफ छापना है, बुक पब्लिश करना है, बुक को रिलीज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट क्लियरेंस लेना होगा। यानी आप सोच लीजिए कि सांस लेने को छोड़कर सारे अधिकार आपके छीन लिए गए थे, क्योंकि आप बुक निकाल नहीं सकते, न्यूज़ छाप नहीं सकते, एडिटोरियल छाप नहीं सकते, फोटोग्राफ छाप नहीं सकते, तो आप न्यूज़पेपर में क्या डालेंगे फिर, कुछ नहीं। इश्तिहार आएंगे, शादी ब्याह के इश्तिहार छपेंगे, वही होंगे। नौकरी के इश्तिहार छपेंगे, नौकरी तो रही नहीं होगी, तो यही सब छपेंगे बस। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ नेशनल सेंसर अलॉन्ग विद अ रीजनल सेंसर टू मॉनिटर प्रेस कंटेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट भी बना दिया, नेशनल सेंटर, रीजनल सेंटर, प्रेस के कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए। रेडियो फोटो ट्रांसमिशंस वे आर आल्सो ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट के, यानी रेडियो में भी जो न्यूज़ होती थी रेडियो में, यानी AIR, यानी ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो को भी जो है सेंसरशिप लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ भी सेंसरशिप लगा दिया गया। यहाँ भी जब तक आपको गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता, आप कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी छाप नहीं सकते, फोटो के तौर पर कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, टेलीग्राम के मैसेजेस को जो है बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड एंड सब्जेक्टेड टू प्रायर स्कैनिंग। आप जो फॉरेन से भी न्यूज़ भेज रहे हैं ना, उसको भी पहले सरकार खोल के चेक करेगी, तब आपके घर में जो है वो पब्लिश होगा, तब आपके घर वो पहुंचेगा। ठीक है, आर्टिकल 21 तो वायोलेट कर ही दिया सरकार ने अधिकार छीन ही लिया। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी जो है सारे न्यूज़, सारे खत आ रहे होंगे इमरजेंसी के, वो भी आपको जो है मिलने नहीं वाले। वो पहले सरकार जो है पहले देखेगी क्या है उसमें, नहीं है, उसके बाद आपको भेजेगी। 20 जुलाई 1975 से क्या हुआ, बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर वेयर रिस्ट्रक्चर्ड अंडर सिनेमाटोग्राफी एक्ट टू टाइटन कंट्रोल ओवर सिनेमा। सिनेमा के ऊपर भी जो है कंट्रोल टाइट किया गया। सिनेमा उल्टा सीधा चीज नहीं निकाल सकती, कुछ भी पिक्चर निकालने से पहले जो है गवर्नमेंट किससे क्लियरेंस लेना होगा, तभी आप पिक्चर निकाल सकते हैं। 1 फरवरी 1976 को क्या होता है, द गवर्नमेंट मर्ज 4 मेजर न्यूज एजेंसी। 4 मेजर न्यूज एजेंसीज को गवर्नमेंट मर्ज करती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार, टू अ सिंगल एंटिटी नेम्ड समाचार। ठीक है, अब 4 अलग अलग को देखिए, 4 अलग अलग को
सेंसरशिप करना, उसके ऊपर उसके कंटेंट को मॉनिटर करना, इससे अच्छा चारों को एक में मिला दो और उसको कंटेंट को मॉनिटर करना भी आसान होगा, तो चारों को जो है एक में मिला दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी वॉचडॉग वाज अबॉलिश, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है अबॉलिश कर दिया। ठीक है, अब इस समय में अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे जान लेते हैं कि इस समय में हमारे अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे। ठीक है, पार्लियामेंट पास अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट वीकेंड जुडिशियल रिव्यू एंड इंस्टीट्यूशनल चेक्स। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और इंस्टीट्यूशनल चेक्स को ही कमजोर कर दिया, यानी यहाँ पर जो है जुडिशियरी के भी पावर्स को जो है हार्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, 38th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, बार्ड द कोर्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग द प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू डिक्लेयर इमरजेंसी। कोर्ट के पास जो है वो पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगा रहे हैं उसके ऊपर जो है क्वेश्चनिंग करें, उसे रिव्यू में ले सकते हैं। एक तरीके से ये आप लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। तो कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू के तहत अपने अंडर में ले सकती है उस प्रेसिडेंट के डिसीजन को। तो अब वो चीज़ नहीं हो सकती, कोर्ट्स को बार्ड कर दिया गया कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को वो डिक्लेरेशन में ले। 39th अमेंडमेंट से क्या किया गया, एक्सक्लूडेड द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। यहाँ अब देखिए सिर्फ कैसे जुडिशियरी को एक हार्म किया गया उस समय इमरजेंसी के नाम पे। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन और लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन को जुडिशियल स्क्रूटनी से ही हटा दिया गया। जिस स्क्रूटनी से ये पता चला था कि इंदिरा गांधी जी जो हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिस जुडिशियरी ने ये पता किया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ है, जो अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ किया गया है और मिसयूज़ करके ही जो है वहाँ पर जो है यूज़ किया गया है, उस चीज़ को ही हटा दिया गया। अब 42nd अमेंडमेंट क्या करता है, फर्दर इंक्रीज सेंट्रल पावर्स, इट गिव्स प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट्स के अबव कर दिया गया। ठीक है, देखिए हम लोग पॉलिटी में जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कोरिलेटिव टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ना डीपीएसपी एफआर के ऊपर है ना एफआर डीपीएसपी के ऊपर है। पर यहाँ भी इनमें जो है फर्क कर दिया गया। बार्ड जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जुडिशियल रिव्यू को भी बार कर दिया गया। कर्टेल्ड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स के पावर्स और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पावर्स को भी जो है कर दिया गया। जो मैंने शुरू में बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के टर्म को भी बढ़ाकर जो है 5 से 6 साल कर दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, मास स्टेरिलाइजेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन क्यों शुरू किया, यानी नसबंदी क्यों करना है भाई, मतलब क्यों नसबंदी करना है। आप किसी के जीवन का अधिकार छीन ले रहे हो ना, किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीन सकते आप ठीक है 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर, मैं समझता हूँ, उस चीज़ को मैं मान रहा हूँ, पर उसके लिए आप कानून बनाओ ना, उसके लिए आप कानून बनाओ, ये थोड़ी कि इंसान को जान से मार दोगे। द कैंपेन बिगेन इन 1975 पार्ट ऑफ एन इंटेंसिफाइड पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट। 26 लाख ऑलमोस्ट 26 लाख लोगों को जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर के तहत गुजरना पड़ा, यानी नसबंदी करवाई गई 1975-76 में। 76-77 में बढ़कर 81 लाख हो गया। अगले 2 साल में करीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों का जो है स्टेरिलाइजेशन किया गया। समझ रहे हैं आप, 1 करोड़ 10 लाख लोगों की जीवन को बर्बाद कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब अगर उनका मन होगा भी कि 1 से 2 कर दे, या जिनके बच्चे नहीं भी हुए होंगे उनको भी स्टेरिलाइज कर दिया गया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, पीपल वेयर डिनाइड राशंस, ठीक, एसेंशियल सर्विस नहीं मिले उन्हें, हाउसिंग नहीं मिल रहे हैं, जॉब, हेल्थ केयर, लोन्स, इफ दे हैड मोर देन 2 or 3 चिल्ड्रन एंड रिफ्यूज टू अंडरगो द प्रोसीजर। जो स्टेरिलाइज नहीं करवाएंगे उन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, या जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये है सरकार का कहना।
अब इसके बाद क्या होता है, इमरजेंसी केम टू अ फॉर्मल एंड मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म होती है। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दिया जाता है। 16 से 20 मार्च 1977 के बीच जो है जनरल इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस पार्टी डिफीट हो जाती है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी जो है, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी जो है वो सरकार में आ जाती है 24 मार्च 1977 को। इनका सरकार में आने का भी कोई खास कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये भी ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, 1 आध साल 2 साल टिकते हैं, उसके बाद ये भी जो है अपना कट लेते हैं। शाह कमीशन की इंक्वायरी बैठती है मई 1977 में। क्या-क्या एक चीज़ें, क्या-क्या गलत स्टेप्स लिए गए, क्या-क्या हुआ, उस चीज़ों को रेक्टिफाई स्क्रूटनी करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनैक्ट किया गया 1978 में। इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया एज ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी। जुडिशियल रिव्यू को किया गया रिस्टोर एंड इंट्रोड्यूस्ड लीगल सेफगार्ड्स फॉर फ्यूचर प्रोक्लेमेशंस। ठीक है। अब शाह कमीशन में क्या बताया गया, शाह कमीशन ने अपना जो इंक्वायरी किया था उसका रिपोर्ट दिया। उसमें क्या हुआ, मई 1977 में शाह कमीशन को बैठाया गया, हेडेड बाय जस्टिस जेसी शाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट्स मैंडेट वाज टू इन्वेस्टिगेट एक्सेसेस कमिटेड बिटवीन, यानी जो एक्सेसेस कमिट किए गए, जो गलत मेजर्स कमिट किए गए, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्हें बैठाया गया। द कमीशन एग्जामिन्ड द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर को कैसे मिसयूज किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कैसे मिसयूज किया गया, प्रेस सेंसरशिप से प्रेस के राइट्स को कैसे लिमिट किया गया, और स्टेरिलाइजेशन कैंपेन जो कि बहुत ही गलत था वो कैसे किया गया। इट कलेक्टेड एविडेंस थ्रू पब्लिक हियरिंग्स से एविडेंस कलेक्ट किया गया, टेस्टिमनीज से, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। 1978-79 के बीच जो है रिपोर्ट जो है पब्लिश किया गया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस कमीशन के फाइंडिंग्स क्या क्या थे, क्या क्या मिले। ठीक है। एज ऑफ 1 जनवरी 1975 इंडियन जेल्स 2,20,146 प्रिजनर्स जो है अरेस्ट हुए। 2,20,146 लोग अरेस्ट हुए, जबकि हमारा क्षमता जो है वो 1,83,369 का ही था। ठीक है। अभी 2,20,146 में से 1,26,772 जो थे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, उनका ट्रायल ही नहीं हुआ, वो तो बिना ट्रायल के छूट गए बाद में, वो अंडर ट्रायल थे। 1,26,772 1.07 करोड़ स्टेरिलाइजेशंस किए गए पूरे देश में, जिसमें 548 कंप्लेंट दाखिल किए गए अनमैरिड इंडिविजुअल्स के द्वारा, और 1774 लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई। ठीक है। 548 कंप्लेन सिर्फ अनमैरिड लोगों के मिले और 1774 डेथ्स भी जो है रिपोर्ट किए गए। फोर्स रिटायरमेंट 25,962 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जबरदस्ती जो है रिटायर कराया गया। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज 25,962 को जो है रिटायर करवाया गया। पावर सप्लाई टू न्यूज़पेपर ऑफिसेस इन दिल्ली वाज कट ऑफ। ठीक है। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगाए गए वो भी देखा गया। कंटेंट कंट्रोल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वेयर सेंसर्ड। पार्लियामेंट्री और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो पब्लिश होते थे उन्हें भी जो है बाहर कर दिया गया, उन्हें भी छपने नहीं दिया जाता था। कोर्ट जजमेंट्स वेयर एडिटेड एंड कंट्रोल्ड इन देयर पब्लिश फॉर्म। कोर्ट जजमेंट्स को भी एडिट करके पब्लिश किया जाता था। ठीक है। मीडिया क्लासिफिकेशन, न्यूज़पेपर्स वेयर लेबल्ड एज फ्रेंडली, न्यूट्रल और हॉस्टाइल। ठीक है। या तो न्यूज़पेपर फ्रेंडली है जो सरकार के हिसाब से छाप रहे हैं, या तो न्यूट्रल है जो एकदम ही अलग कुछ ही छाप रहे हैं, जैसे देश में कुछ और चल रहा है, यहाँ मैट्रिमनी छाप रहे हैं, और हॉस्टाइल यानी जो सरकार के सच्चाई को छाप रहे हैं वो हॉस्टाइल हो गए। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, इमरजेंसी जो है ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगना भी जरूरी था। इसको लगने के बाद हमें पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाया गया, रेस्ट्रिक्शंस किया गया मीडिया के। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑल्टर्ड इंस्टीट्यूशनल पावर्स, अ लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया। ठीक है। Following its withdrawal, an inquiry was set up and legal provisions were amended to regulate future use of emergency power.
ठीक है। आगे क्या किया गया, आगे यहाँ पर जो है फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जो है इंक्वायरी सेटअप किया गया, जो कि शाह कमीशन का इंक्वायरी बैठा था। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, शाह कमीशन की इंक्वायरी को बैठाया गया और आगे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिनके तहत जो है ऐसी प्रक्रिया न इस्तेमाल की जाए इमरजेंसी के आड़ में, जो कि पब्लिक के लिए इतना ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाए, मीडिया के लिए इतना ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाए कि सरकार के प्रोसीजर्स के ऊपर ही सवाल उठने लगे। क्योंकि कहीं न कहीं पब्लिक का सबसे बड़ा भरोसा होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, पब्लिक सबसे ज़्यादा भरोसा पार्लियामेंट ही करती है कि पार्लियामेंट उनके हित में कानून बनाएगी। यहाँ हित में नहीं, अहित में कानून बन रहे थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें गलत थी, इसलिए यहाँ पर जो है ये सारे स्टेप्स लिए गए। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीआईबी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे मेरे टेलीग्राम पर आप टेक्स्ट करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, टेलीग्राम मेरे हैंडल पे आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए और जय हिंद।